नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए बता दूं कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हमारे नए वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कोई समस्या या उलझन हो या कोई प्रश्न अगर आप हमसे सरल करवाना चाहते हैं तो वो हमें लिखकर ज़रूर भेजें। और अगर आपका कोई कीमती सुझाव हो तो वो भी हमें ज़रूर दें, ज़रूर लिखें ताकि हम अपने अगले वीडियो में और भी अच्छा करने की कोशिश करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो आप इंग्लिश में ABCD पढ़ते हो उसे गणित में संख्या के रूप में माना जाता है। जैसे x हो सकता है, y, p, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो चर है इसमें क्या होगा, इस अध्याय के अंदर दो चर एक साथ होंगे। एक चर नहीं होगा, चर दो होंगे एक साथ, ठीक है। बाद में आया शब्द आया रैखिक। यहाँ पे ये जो रैखिक शब्द है वो देखने से लगता है कि ये रेखा से संबंधित है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो ये दो चर वाला जो समीकरण बनेगा उसे हम रेखा के रूप में भी दर्शा सकते हैं, इसीलिए इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और एक और बात, रैखिक का एक और भी मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी दो चर आएंगे उन दो चरों के ऊपर जो घात होगी वो घात हमेशा एक ही होगी। यहाँ पे दो लिखा हुआ या तीन लिखा हुआ नहीं होगा, हमेशा ये एक ही लिखा हुआ होगा। और जो कभी लिखा हुआ नहीं रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है, हम लिखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे चर दो होंगे और उनकी घात है वो लिखी भी नहीं होगी, मतलब एक घात होगी इनकी, इसीलिए भी इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या है इसमें। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है, क्योंकि जैसे हमने इससे पहले द्विघात समीकरण पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न का हल हो, तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न का हल हो। इसीलिए सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो क्या है, व्यापक रूप पढ़ लेते हैं इसका लिखने का तरीका कि ये कैसे लिखा हुआ होता है। ये हमेशा इसका रूप फिक्स है। जैसे वहाँ पे द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का व्यापक रूप फिक्स था, यहाँ पर भी व्यापक रूप फिक्स है। और लिखने का मैं तरीका बता दूँ आपको। ये तो श्योर हो गया कि चर दो ही होने वाले हैं, तो मैं दो चर लिख देता हूँ। एक जैसे मैंने x लिख दिया, दूसरा मैंने y लिख दिया, ठीक है। फिर देखो इसके साथ में भी कोई गुणांक होगा, वहाँ पे हमने गुणांक a लिखा था, यहाँ पे भी गुणांक में a दर्शा देता हूँ। इसका गुणांक हो गया b। अब एक अचर पद होने वाला है, उसको मैंने लिख दिया c। इन सब के बीच में प्लस लगा देता हूँ और फिर ये बराबर हो गया 0। ये अपना बन गया एक रैखिक समीकरण। लेकिन इस रैखिक समीकरण के अंदर चर दो है। और ये याद रखें आप कि दो दो चरों का अगर आप मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आप दो चर का मान एक समीकरण से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम समीकरण भी दो लेंगे। प्रश्न एक होगा, एक ही प्रश्न में दो दो समीकरण होंगी। क्यों? क्योंकि चर दो है। दो चरों के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण भी दो होने चाहिए। इसलिए एक और लेते हैं, यही ले लिया, ax + by + c = 0। ये एक ही प्रश्न है, दो दो प्रश्न नहीं होंगे। अब एक ही प्रश्न है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सर ये दोनों समीकरण तो अलग ही नहीं है, ये दोनों समीकरण तो हमें सेम नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम सेम नज़र आ रहे हैं, इनको अलग बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको ये a दिख रहा है इसको हम 1 से दर्शाएंगे, क्योंकि चर तो दोनों में सेम होने चाहिए। ये x दोनों का एक ही है, y दोनों का एक ही है, लेकिन गुणांक ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही हो, गुणांक अलग होंगे। तो देखो a1 ये हो गया b1, ये हो गया c1। क्यों? क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 है, इसे हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। प्रश्न एक ही है लेकिन समीकरण 2 होंगे, तो इसे a2, ये b2 और ये c2 के रूप में दर्शाएंगे। ये अपने दो समीकरण होंगे। तो याद रखें, दो चरों का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण भी दो ही होने चाहिए। तो अब देखिए आगे, ये अपना बन गया समीकरण। अब इन समीकरणों में सबसे पहले हम क्या करेंगे वो आपको मैं बता दूं कि ये जो दो समीकरण आए एक ही प्रश्न में वो सही भी हो सकते हैं
वो लिखे हुए हैं गलत भी हो सकते हैं। गलत मतलब उनका मान ज्ञात हो ही ना। इसीलिए हम पहले यही पढ़ लेते हैं कि इनसे क्या क्या हो सकता है, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा वो ये होगा कि ये जो समीकरण है, मैंने बताया आपको कि इन समीकरणों को रेखा के रूप में दर्शाया जा सकता है, इसीलिए इन्हें रेखिक समीकरण कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम रेखा की बात करेंगे कि इन दोनों को, इसको अलग रेखा से दर्शाया जाएगा, इसे अलग रेखा से दर्शाया जाएगा। तो रेखा अलग अलग होगी लेकिन प्रश्न तो ये एक ही है, इसलिए इनकी जो रेखाएं होगी वो एक ही ग्राफ पेज में बनेगी। तो बताइए कि इनकी जो रेखाएं होगी उनका आपस में क्या संबंध होगा, उन संबंध के बारे में, उस संबंध के बारे में एक प्रश्न बनेगा कि भाई इन दोनों की जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या करेगी, यानी ये दोनों रेखाएं जो होगी वो आपस में काटेगी या फिर वो एक दूसरे को नहीं काटेगी, उसके बारे में ये प्रश्न है। रेखाओं के बारे में बात करने के बाद ये होगा कि ये जो समीकरण है उनको आप हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जैसे इसमें ये चर है, x है, y है, तो इनका मान ज्ञात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये भी प्रश्न बनेगा। फिर ये बनेगा कि ये जो समीकरण आए हैं एक ही प्रश्न में, उन दोनों की एक दूसरे के साथ में संगति बैठती है या नहीं बैठती। अगर ये एक दूसरे की संगति में बैठे तो हम इसको हल कर सकते हैं, संगति में ही नहीं बैठे तो हल नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले तो हम यही करेंगे, इनका हल होगा कि नहीं होगा, रेखाएं क्या करेगी, ये एक दूसरे की संगति में है या नहीं, ये बात हम पहले देखेंगे, हल बाद में करेंगे। हल होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या करना है आपको, कि इसके जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं गुणांक, चर तो फिक्स हो गए, गुणांक नज़र आ रहे हैं, क्या करना है, इन गुणांकों का आपको एक अनुपात बनाना है। जैसे मैंने बनाया A1 अनुपात A2, यानी A1 बट्टा A2, अनुपात बट्टा एक ही चीज़ है। तो x के ये जो दोनों गुणांक हैं, पहले समीकरण का दूसरे समीकरण का, इनका एक अनुपात तैयार करना है। इनके रूप में यहाँ पे जो भी संख्याएं आएंगी उनको ऐसे ही लिखना है, फिर वो आपस में सरल होती है, उनका एक सरलतम रूप प्राप्त कर दो काट के, तो सरलतम रूप प्राप्त होगा। सरलतम रूप प्राप्त होने के बाद उनको यहीं छोड़ दो। यहाँ छोड़ने के बाद में ये जैसे आप ज्ञात कर दोगे, फिर ये ज्ञात करने के बाद आपको करना है B1 बट्टा B2, मतलब y के जो ये गुणांक है इन दोनों को लेना है, चिन्ह सहित लेना है। यहाँ पे प्लस है इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, लेकिन माइनस है तो वो भी साथ में लेना है आपको। इन दोनों का रखने के बाद इनका जो अनुपात तैयार होगा उसे भी सरलतम रूप में प्राप्त कर दें। काटने के बाद जो प्राप्त हुआ उसे यहाँ पे छोड़ दें। फिर आपको करना है C1 बट्टा C2, वही इनको भी चिन्ह सहित लेना है, या रखने के बाद इनको भी सरल कर दो और सरलतम रूप प्राप्त कर लो। ये तीन होने के बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों का A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 का जो सरलतम रूप आपको प्राप्त हुआ है, उन सरलतम रूपों की आपस में तुलना करो कि वो आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। देखिए, इन तीनों के साथ हम, वैसे तो हम कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन एक कहानी बनाई है मैंने, उस कहानी को आप ध्यान से सुनना। कहानी के रूप में याद करते हैं तो हमें अच्छी तरह से याद होता है, क्योंकि घर में जब भी हमें कोई कहानी सुनाता है या हम टीवी देखते हैं, टीवी में कोई पिक्चर लगी होती है तो वो हम कई दिनों तक या कई सालों तक नहीं भूलते हैं। लेकिन कुछ अगर हम इस तरह से अपने दिमाग में लोड लेके कुछ याद करते हैं तो वो याद नहीं रहता है, उसे हम कुछ थोड़े ही समय में भूल जाते हैं। इसलिए एक कहानी बनाई ये कि इन तीनों का ये जो मान होने के बाद अब संबंध करना है, तो क्या करना है, इन दोनों के ये मान ले लिए, उन मान की आपस में तुलना की कि वो आपस में बराबर है या बराबर नहीं है। जैसे कहानी ये हो गई कि मान लो कि आपका कोई दोस्त है और आप उस दोस्त से कुछ रुपए मांगते हो कि भाई मुझे 100 रुपये उधार दे दो। अब उस दोस्त ने कह दिया कि भाई मेरे पास 100 रुपये है नहीं, उसने आपको मना कर दिया, मतलब उसके पास थे नहीं इसलिए उसने मना किया। तो वो आपका दोस्त है, वो ऐसा नहीं है कि उससे आप दोस्ती तोड़ दोगे कि भाई नहीं तू मेरा दोस्त नहीं है, तूने मुझे 100 रुपये नहीं दिए, लेकिन वो अपना दोस्त ही है, लेकिन उसके पास थे नहीं इसलिए उसने मना कर दिया। अब उसने 100 रुपये का मना किया तो आप उससे, ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपये नहीं है चल कोई बात नहीं 200 रुपये दे दे, ये तो नहीं हो सकता। तो 100 रुपये के लिए उसने मना किया मतलब अब मुझसे आगे 200 रुपये या ज़्यादा रुपये या थोड़े कम रुपये नहीं मांगेंगे, क्योंकि उसने अब 100 रुपये का मना कर दिया है, उसके पास है नहीं तो मांगने से भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए,
तो अब इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो मान आए इनको बराबर करना चाहते हैं। तो बराबर हो गए तो आगे और कोशिश करेंगे, मतलब 100 रुपये मिल गए तो हम आगे भी कोशिश करेंगे भाई उससे ज़्यादा मांगने की, भाई इतने नहीं तो इतने कर दे। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखो इन दोनों के जैसे ही मैंने मान लिए, मान लो कि ये दोनों बराबर है ही नहीं, मतलब पहली कंडीशन ये बन रही है कि A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 के हमारे पास जो मान प्राप्त होंगे प्रश्न में, और मान लो कि वो दोनों बराबर नहीं है। अब ये देखो बराबर नहीं, मतलब वो 100 रुपये वाली मैंने बात कही वो हमें मना कर दिया 100 रुपये के लिए, मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। अब 100 रुपये नहीं है तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि हमें 200 रुपये दे दे, यानी अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो फिर आगे हमें C1 बट्टा C2 लेकर इसके साथ तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं तो इसको भी आगे आप नहीं लोगे। अब ये जैसे ही संबंध आया, थोड़ा याद रखना, अब ये जैसे ही संबंध ये आएगा तो उसके लिए रेखाओं के बारे में पहली बात क्या बनेगी, देखो रेखाओं के बारे में, रेखाएं इसकी अलग होगी, इसकी रेखा अलग होगी। अब इन दोनों रेखाओं की ये संबंध अगर बना तो रेखा के बारे में हम क्या बात लिखेंगे, तो याद करने का तरीका भी बहुत सरल कि सर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी बराबर का चिन्ह यहाँ पे कट रहा है, और अगर बराबर का चिन्ह कट रहा है मतलब इसकी रेखा और इसकी रेखा भी आपस में कटेगी। याद रखने का तरीका हो गया कि भाई इन दोनों बराबर का चिन्ह कट रहा है तो इन दोनों की जो रेखाएं होगी वो भी आपस में कटेगी। मतलब समीकरणों को निरूपित करने वाली, निरूपित यानी दर्शाने वाली, निरूपित करने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पूरी कहानी याद करना आराम से। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये संबंध जैसे ही बनेगा रेखाओं के बारे में ये बात लिखेंगे कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। चिन्ह कट रहा है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। अब मान लो यही संबंध है लेकिन रेखाओं के बारे में नहीं पूछा, तो आप ध्यान से देखें, मैं इसी में लिख रहा हूं आगे नंबर 2। मान लो रेखाओं के बारे में नहीं पूछा, ये पूछ लिया कि इन समीकरणों को आप हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और हल कर सकते हो तो कितनी बार कर सकते हो। तो यहाँ देखना रेखाओं के बारे में ये जो बात लिखी है इसी पे हल की बात होगी, यानी हम इसको कितना हम सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेखाएं क्या कर रही है, एक बिंदु पर काट रही है। रेखाएं जितने बिंदुओं पर काटेगी उन समीकरणों के हल भी उतनी बार ही होंगे। मतलब यहाँ रेखाएं काट रही है एक बार, यानी इनके इनका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मतलब उस प्रश्न का केवल एक बार ही हल होगा, उसके जैसा और कोई हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेखाएं एक बार काटेगी तो हल भी एक बार ही होगा। अगर ये संबंध करने के बाद आप रेखाओं के बारे में बात पूछे तो रेखाओं के बारे में लिखेंगे, हल के बारे में पूछा तो हम हल के बारे में लिखेंगे। भाई इसके कितने हल होंगे, हल ज्ञात नहीं करेंगे, कितने हल होंगे ये बता रहा है ये सिर्फ। अब देखो इसी पे तीसरी बात ये होगी, ये संबंध आने के बाद इन प्रश्नों के लिए एक और बात लिखेंगे कि सर ये बात आने से रेखाएं काट रही है, हल एक हो रहा है, मतलब इन दोनों की आपस में संगति बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। तो कि सर इन दोनों का हल हो रहा है एक बार, मतलब संगति बैठ रही है, मतलब समीकरण संगत है। तो आप ये तीनों बात एक साथ इधर याद रखोगे क्रम से, तो आपका ये प्रश्न सही रहेगा, आपके लिए सरल हो जाएगा। समीकरण संगत है। तो अब देखो मैंने एक संबंध बनाया, उसी पे मैंने 3 कंडीशन यहाँ पे लिख दी। रेखाओं के बारे में कितने हल होंगे ये भी लिख दिया, और समीकरण संगत है या असंगत वो भी लिख दिया। तो जितनी बार ध्यान रखना, रेखाएं एक बार काटेगी तो हल एक होगा, रेखाएं अगर नहीं काटेगी तो हल होगा नहीं, वो आगे पढ़ेंगे। अब देखो रेखा एक बार काट रही है तो हल भी एक हो रहा है, हल हो रहा है इसीलिए समीकरण संगत है। जिसमें आ गया ना कि हल नहीं हो रहा है वहाँ लिख देना समीकरण असंगत है। अब देखिए यही संबंध मैंने कहानी के रूप में अभी बताया। 100 रुपये मांगे, दे दिए तो ठीक, नहीं दिए तो 200 रुपये नहीं मांगेंगे, मतलब C1 बटा C2 मान नहीं लेंगे, बराबर नहीं है। तो अब आ गया इसमें भी नंबर 2। मान लो कोई प्रश्न आया, मैंने इन तीनों के मान ज्ञात कर दिए। हमने ज्ञात करने के बाद मैंने ये किया
कि जैसे ही मैंने लिखा सर कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान लो कि बराबर हो गया। अब देखो बराबर हो गया, मतलब हमें उसने 100 रुपये देने के लिए हाँ भर दी, हाँ मैं तेरे को 100 रुपये दे दूंगा। तो अब 100 रुपये दे दूंगा, हमें थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ गई, हमें पता चला कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या यार 100 रुपये दे रहा है, तो मुझे ऐसा कर, तो मुझे 120 रुपये दे दे। और उसने देखो अब क्या किया, 100 रुपये देने के लिए क्या, चलो कि दे दूंगा। चलो अब क्या हुआ, हमने अपने दोस्त से कहा मेरे को 100 रुपये चाहिए। तो अब उसने कहा कि भाई ऐसा कर, 100 रुपये तो मेरे पास है, लेकिन तेरे को मेरे घर चलना पड़ेगा, वहाँ जाके मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। अब हम उसके साथ घर चले गए। अब जैसे ही घर गए, उसने क्या किया, अपने दरवाज़ा खोला अपने घर का, और दरवाज़ा खोल के अंदर गया, और अंदर जाने के बाद हमें बोला कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, जा तू जो करना है जो कर ले। ऐसा करके वो तो अंदर चला गया, गेट बंद कर दिया, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और हमें बाहर छोड़ दिया। अब देखो पहले उसने क्या क्या कहा, हाँ भरी, उसने हाँ बोला कि हाँ मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, लेकिन हाँ भरी इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई तूने हाँ कह दी है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ने के लिए अब हम लेंगे C1/C2। इसने यहाँ मना कर दिया इसलिए आगे नहीं बढ़े, इसलिए इसने मना नहीं किया तो हम आगे बढ़े, लेकिन घर जाने के बाद उसने मना कर दिया, ना दे दिया। मैं एक भाई नहीं, मैं आपको रुपए नहीं दूंगा, पहले हाँ फिर ना। ये है दोस्त धोखेबाज, इसने हमें धोखा दिया है, ठीक है। और धोखेबाज दोस्तों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए, हमें नज़दीक नहीं जाना चाहिए। मतलब इसकी इन दोनों की जो रेखाएं होगी वो रेखाएं हमेशा एक दूसरे से दूर रहेगी, ऐसी दूर रहेगी कि मिलेगी नहीं। मतलब ऐसे लड़कों से, ऐसे बच्चों से हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और ऐसे बच्चों से हमें दूर रहना चाहिए जो हमें धोखा दे देते हैं। तो अब इनमें क्या होगा, इनकी रेखाएं कहेगी कि हम भी एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगी। अब दो सोचो कि जो रेखाएं एक दूसरे के भी साथ नहीं रहती, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, दूर 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 रहती है, उन्हें ये कहेंगे समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर है। अब जब रेखाएं समांतर होगी तो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। अब देखो ये तो हो गया रेखा के बारे में। अब यहाँ पे देखो हल के बारे में लिखा था, अब यहाँ भी हल के बारे में लिखा। अब आप सोचो खुद कि एक बार काटा तो एक हल हुआ, अब यहाँ पे रेखाएं दूर दूर है, मतलब नहीं काट रही। अब सोचो जो रेखाएं काटेगी नहीं तो हम क्या लिखेंगे, इनका कोई हल नहीं। मैंने बता दिया आपका, रेखा एक बार काटेगी तो हल होगा, एक हल होगा, रेखा नहीं काटेगी तो हल होगा ही नहीं। अब सोचो आप, रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर चल रही हैं, हल हो नहीं रहा है, मतलब ये जो दोनों समीकरण हमें दिख रहे हैं वो एक दूसरे की संगति के नहीं है, मतलब समीकरण असंगत है। समीकरण असंगत है, ये हो गई। अब है नंबर 3, इन्हीं का संबंध बना रहा हूँ। जितने संबंध बन रहे हैं इन तीनों के, ये जो हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2 लिया है, इन तीनों में जो संबंध बन रहा है वही कर रहे हैं। अब देखें मैंने 30 दिन क्या देखा कि सर जैसे ही मैंने A1/A2 का ये जो मान ज्ञात किया, वो मान और ये मान बराबर हो गए। मतलब मैंने बताया ना 100 रुपये मांगे, उसने हाँ भर दी तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उसने B1/B2, ये दोनों हो गए बराबर। अब ये बराबर हुए तो हम C1/C2 का मान लेंगे। पहले में देखो हमने ये दोनों बराबर नहीं हुए ना, इसलिए हमने C1/C2 को इसके साथ लिया ही नहीं। अब जैसे ही बराबर हुए, अब मैंने ले लिया C1/C2 और वो भी बराबर हो गया। मतलब इसमें साफ मना किया, दोस्ती नहीं तोड़ सकते क्योंकि अच्छा लड़का है भाई, नहीं थे तो मना कर दिया, होते तो दे देते। यहाँ पे हाँ भरने के बाद घर जाकर मना कर दिया, इसलिए ऐसे के तो पास ही मत जाओ, रेखाएं देखो समांतर है, पास ही नहीं जा रही है। और ये तो देखो यहाँ बराबर, यहाँ भी बराबर, मतलब यहाँ हमें हाँ कहा और हाँ कहने के बाद हमें घर लेके गया, हम आगे बढ़े, भाई हाँ चलो तेरे घर है तो 100 रुपये दे दे, कोई बात नहीं। घर जाने के बाद भी उसने हमें 100 रुपये दिए, मतलब वो धोखेबाज दोस्त नहीं है। हम ऐसे बच्चों से दोस्ती नहीं तोड़ सकते, ऐसों के साथ दोस्ती रखनी है, उनके साथ रहना है, मतलब ऐसे से कभी दूर नहीं जाना है। मतलब इतना रहना है कि लोग ये कहने लगे कि ये इसमें से तो एक लड़का है और एक दूसरे की परछाई है, ऐसा कहे, ऐसी दोस्ती रखनी है। चलिए अब इसमें क्या होगा, अब ऐसा होगा कि वो रेखाएं दूर ही नहीं जाएगी, ठीक है, मतलब पास पास रहेगी। तो अब क्या करेंगे देखो,
इसमें लिखेंगे रेखाएं जो समीकरणों को निरूपित कर रही है वो रेखाएं समपाती है। समपाती का मतलब होता है कि एक रेखा आई, दूसरी रेखा उसी के सभी बिंदुओं से गुजर जाएगी, मतलब होगी रेखाएं दो लेकिन हमें नजर आएगी केवल एक, उन्हें कहते हैं समपाती रेखाएं। अब ये देखो रेखाएं समपाती है। नंबर 2 हल के बारे में लिखेंगे। रेखा के बारे में लिख दिया कि रेखाएं समपाती है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड बन गई है। चलो आगे, तो अब हल के बारे में लिखना पड़ेगा। अब बताओ ये रेखाएं कितनी बार काट रही है? कि सर यहाँ पे रेखाएं एक बार काट रही थी, एक हल हो गया। रेखा नहीं काट रही थी, हल हुआ नहीं। यहाँ पे तो रेखाएं बार बार काट रही है, तो हल कितने होंगे? एक हल होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इनके अपरिमित रूप से अपरिमित मतलब नहीं खत्म होने वाले, खत्म ही नहीं हो रहे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें एक हल हुआ, इसमें कोई हल नहीं हुआ, इसमें तो अनेक हल, क्योंकि बार बार काट रही है रेखाएं। जितनी ये रेखा पहली रेखा बढ़ेगी दूसरी भी उतनी ही बढ़ा दो, या इतनी पहली बढ़ेगी दूसरी उतनी ही बढ़ा दो, तो ये बार बार काट रही है, अनेक हल हो गए। अब नंबर 3 समीकरणों की संगति के बारे में। अब सोचो ये दोनों रेखाएं काट काट के बहुत सारे हल हो रहे हैं, हल हो रहे हैं, हल हो रहे हैं। तो अब बताओ हल हो रहे हैं, इसका मतलब ये समीकरण एक दूसरे की संगति के हैं, मतलब समीकरण संगत है। तो ये हमने पढ़ा समीकरण। तो आगे बढ़ते हैं कि दो चरौल रैखिक समीकरणों को किन किन विधियों से हल किया जाता है। तो उनकी विधियों में पहली विधि आलेखीय विधि है, जिसे ग्राफीय विधि भी कहते हैं। ये पहली विधि है जो हम कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में पढ़ेंगे, दोनों क्लासों के लिए है। और नंबर 2 जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है। तीसरी विधि है विलोपन विधि। चौथी है वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियां हैं, लेकिन अभी हम केवल ये आलेखी विधि या ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। कक्षा 10 के लिए है ये पढ़ेंगे, और 9 के लिए तो है ही। और ये 3 विधियां कक्षा 9 में है लेकिन कक्षा 10 में नहीं है। तो इन विधियों का हम अध्ययन अगले वीडियो में, अपने कोई अगला वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें मैं ये आपको 3 विधियां जरूर सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम केवल आलेखी विधि पढ़ रहे हैं कि भाई इन दोनों के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों समीकरण संगत है, असंगत है, रेखाओं के बारे में क्या है, तो वो मैंने आपको सिखाया था। आप प्रश्न करने की कोशिश करें। और ये एक प्रश्न चलो मैं करवा देता हूँ आपको। ये प्रश्न करने के लिए सबसे पहले मुझे a1/a2 की ज़रूरत है, यानी a1 और a2 किसके साथ थे? x के साथ में थे। तो ये पहले समीकरण में, ये दूसरे समीकरण में ये हो गया 3/5। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है, सरल नहीं हो रहा है, छोड़ दो। अब करेंगे b1/b2। ये हो गया अपना ऊपर y के साथ 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, बट्टा में y के साथ में -4। सरल करें तो -1/4 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे c1/c2। अब उसका मान करने के लिए देखो 11 और 7 ये रख दिए मैंने, 11/7। ये भी नहीं कट रहे हैं, ये भी सरल नहीं हो रहे हैं, तो छोड़ दो इनको। अब ये तीनों करने के बाद मैंने बताया था कि केवल पहले a1/a2 और b1/b2 की तुलना करें। इन दोनों के मान देखो, यहाँ 3/5 आ रहा है या 1/-4 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब ये जो मान बन रहे हैं कि सर a1/a2 का और b1/b2 का जो मान बना वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब ये सोचो कि कौन सी कंडीशन थी, तो सर पता है हमें कि पहली कंडीशन थी कि जब ये दोनों बराबर नहीं है। रेखाओं के बारे में सोचेंगे पहले। अब बराबर नहीं है मतलब रेखाएं क्या करेगी? एक बिंदु पर काटेगी। अब वो रेखाओं वाली बात लिखनी हो, प्रश्न कहे तो रेखाओं वाली बात लिख देंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर इसमें हल के बारे में लिखा तो आपको पता है एक बार काटा, रेखाओं ने एक बार काटा, इसलिए इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। अगर
संगति के बारे में पूछे तो पता है, अब हल एक होगा, हल हो रहा है, एक बार हो चाहे कितनी बार हो, हल हो रहा है, मतलब समीकरण संगत है। अब जो भी बात इसमें से है वो लिख देंगे। ये तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिया। अब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हल कौन सी विधि से, तो मैंने बता दिया पहली विधि से करेंगे, अभी ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। क्या करना है उसके लिए, आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको समीकरण 1 लेना है, समीकरण 2 को छोड़ दो, समीकरण 1 से समीकरण 1 लेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी आलेखीय विधि, तो इसमें नजर आ रहा है कि आलेखीय या ग्राफीय विधि में रेखा का जिक्र हो रहा है। मतलब इसमें क्या होगा कि हम इस समीकरण को रेखा के रूप में दर्शाएंगे, इस समीकरण को भी रेखा के रूप में दर्शाएंगे। तो आपको पता है कि भाई दोनों समीकरणों को, अगर समीकरण दोनों क्या है अलग अलग, तो रेखाएं भी दोनों की अलग अलग होगी। इसलिए इस समीकरण को पहले लेंगे और करना क्या है, इस समीकरण में से आपको एक चर, 2 चर है ना, उसमें से किसी एक चर को यहाँ रखना है, इसी पक्ष में बराबर के आगे रखना है, और बाकी जितनी भी चीज़ है सभी चीज़ों को हटाकर, जितने भी पद है, चर है, संख्या है, सबको हटाकर उस तरफ ले जाना है, यानी बराबर के दूसरी तरफ, दूसरे पक्ष में ले जाना है। ठीक है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड और ये अपना राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको इसमें से केवल एक चर छोड़ना है, या तो x को यहाँ छोड़ दो या y को यहाँ छोड़ दो, लेकिन जो एक बार छोड़ने के बाद जो बच गया उन सारे के सारे को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे x को यहाँ छोड़ दिया, ये बराबर लगा दिया सीधा, यहाँ पे 3x + y इतना था, फिर बराबर था, मैंने केवल x को लिखा, बाकी किसी को नहीं लिखा। तो अब ले जाना कैसे है, उससे पहले देखो बराबर लिखने के बाद ये देखो कि बराबर से आगे क्या है, पहले वो लिखो, जो बराबर के आगे है उसको लिख दो 11, जो बराबर के आगे है वो मैंने लिख दिया 11। फिर क्या करना है, इस तरफ आने के बाद कि जिस चर को आपने यहाँ रख दिया है उस चर के साथ में जो है उसे नहीं लिखना है, कहीं भी नहीं लिखना है, पहले उसको छोड़ दो। और देखो कि इस चर के साथ में जो है उसे पड़ा रहने दो, अतिरिक्त में एक्स्ट्रा में क्या बचा हुआ है पहले उसे उस तरफ लिखेंगे और पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो है पूरा का पूरा ये वहाँ गया माइनस का y, ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो चर यहाँ रखा उसके साथ वाले को पहले मत लिखो कहीं भी, उसको छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा में बचा उसे पूरा का पूरा चिन्ह सहित ये चेंज कर दिया मैंने। फिर क्या करना है, चर के साथ में जो बचा है अब वो जाएगा, और चर के जो यहाँ चर आपने रखा खुद के साथ में जो संख्या होगी वो गुणा में है, वो हमेशा जैसे ही पक्षांतरण होगा वो भाग में जाएगी, मतलब ये बट्टा के नीचे चली जाएगी 3, सबसे लास्ट में ये जाएगी, जो चर आपने रखा उसके साथ वाली संख्या सबसे लास्ट में जाएगी और हमेशा बट्टा के नीचे, सभी पदों के बट्टा के नीचे जाएगी। इस समीकरण को हम समीकरण नंबर देंगे 3, क्योंकि 1 और ये 2 हो गया, ये 3, 1 से ही बना है 3। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखो, इसमें हल करने की या ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मान आएगा वो मान हम अपने मन से रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, देखो आपको पता है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं, जैसे हमने चले गए अपने कपड़े लेने के लिए, तो ये थोड़ी होता है कि कपड़े लेने के लिए गए, दुकान के आगे हम खड़े हो गए और फिर दुकानदार को बाहर से ही बोला ओ भैया 2 ड्रेस पकड़ा दो हमें, ऐसा नहीं होता है। हम जाते हैं दुकान के अंदर, फिर कपड़े ट्राई करते हैं कि कपड़े अच्छे हैं, सही है या नहीं है, ठीक है, अपनी फिटिंग सही होगी कि नहीं होगी। ट्राई करने के बाद अगर मन जैसा और मन में लगा कि हाँ ठीक है भाई तो ले लेंगे, वरना हम लेंगे नहीं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको मान अपने मन से ट्राई करना है। जो ट्राई किया और सही लगा वो तो हम रख देंगे, जो सही नहीं लगा उसे हम रखेंगे नहीं। तो क्या करना है, समीकरण 3 हो गया। अब इसमें देखो क्या क्या है, वापस लिखना सब का सब, ये 11 का 11, माइनस का माइनस, बट्टा में बट्टा, ये लिख दिया पूरा, 3 का 3, ये y नहीं लिखना है। मतलब ये जो इस तरफ चर छोड़ा है वो चर तो है ही, दूसरी तरफ जो चर है ना उसे यहाँ पे नहीं लिखना है। और क्या करना है, उस चर के स्थान पर आपको अपने मन से किसी संख्या को सोचना है, अपने मन में ऐसी संख्या सोचनी है यहाँ पे, लेकिन शुरुआत कम से करनी है, 0 से, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 इतनी सोचनी है। या फिर माइनस में चले जाओ, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ज़्यादा बड़ी संख्या में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ी इसमें आती नहीं है, क्योंकि आलेखी विधि में जो प्रश्न आपके यहाँ दिए जाएंगे उस प्रश्न में आपको हमेशा जो मान होगा वो हमेशा छोटा मान ही होगा, 9वीं कक्षा में और 10वीं क्लास में। ठीक है, तो आगे देखो, तो y की जगह मैं मान सोच रहा हूँ। सबसे पहले मैंने मन से सोचा 0, तो मान सोचने के बाद इस पूरे को सरल करना है, और सरल करने के बाद जो उत्तर आया
वो उत्तर किसी भिन्न में या किसी दशमलव संख्या में नहीं आना चाहिए। वो हमेशा मान जो आना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई वो पूर्णांक या पूर्णांक संख्या हो सकती है, भिन्न में ना हो, दशमलव में ना हो। पूर्णांक ऋणात्मक संख्या हो सकती है, माइनस या प्लस चलेगा, लेकिन वो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि वो भिन्न या दशमलव ना हो। तो मैंने मन में सोचा 0, तो अब मैं सरल कर रहा हूँ। देखो 11 में से 0 गए, सोचना अभी हम ट्राई कर रहे हैं, खरीद थोड़ी रहे हैं कोई सामान। चले तो 11 में से 0 गए, पीछे बचे 11। अब 3 का भाग यदि मैं 11 में दूं तो वो पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब मैंने जो 0 सोचा वो गलत। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे 1, 0 से बड़ा 1। जैसे ही मैंने यह सोचा, 11 में से 1 गया, पीछे बचा 10। अब 3 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, पूरा जाना चाहिए, इसको भी छोड़ दो। अब मैंने सोचा यहाँ पे 2, 11 में से 2 गए, पीछे बचे 9। अब 3 का भाग 9 में पूरा जा रहा है। इसका मतलब अभी जो मैंने ट्राई किया वो सही है, इसलिए मैंने ये रख दिया। अब ये मैंने किसकी जगह लिखा वो यहाँ लिखना पड़ेगा, कॉमा लगा के यहाँ लिखना पड़ेगा। मैंने किसकी जगह लिखा कि सर मैंने y बराबर 2 लिखा है, तो y बराबर 2 रखने पर ये यहाँ लिख देंगे इसके साथ में कि y बराबर हमने 2 रख दिया है। कि सर y का मान जैसे ही मैंने 2 रखा तो 11 में से 2 चले गए, पीछे 9 बच गए, 3 का भाग 9 में दिया, ये 3 बार गया। ये अपना सवाल एकदम प्रश्न सही हो रहा है। तो ऐसा कैसा आपको इस प्रश्न नंबर 3 में, वैसे तो हम 3 बार करेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन 2 बार से भी अपना काम सही होगा। अगर आप सही ढंग से करते हो, सही तरह से करते हैं हम, तो ये अपना 2 बार में सही हो जाएगा। यही वापस यही समीकरण नंबर 3, x फिर बराबर, फिर ये लिखना 11, यही माइनस, यही y लिखना नहीं है, y छोड़ देंगे, बट्टा में 3 कॉमा लगा देंगे। अब इस y की जगह और मान ट्राई करेंगे। 2 तो हमने ट्राई कर दिया था, 1 0 और 1 गलत आ गया, 2 सही आ गया। अब आगे ट्राई करेंगे 3। जैसे मैंने 3 ट्राई किया, 11 में से 3, पीछे बच गए 8, 3 का भाग नहीं जा रहा है। 4 ट्राई करेंगे तो 7 आ रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 5 ट्राई करते हैं तो 11 में से 5, पीछे बच गए 6, 3 का भाग पूरा जा रहा है। यानी हम y की जगह पे लिखेंगे 5, y बराबर 5 रखने पर। अब x 11 में से ये 5 चला गया, पीछे बच गया 6, 3 का भाग जैसे ही मैं 6 में दिया, ये चला गया 2 बार। ये अपने देखो x के हमारे पास 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो 3 और एक 2। तो इसमें हमने हल कुछ नहीं किया, ज्ञात कुछ नहीं किया, हमारे अपने मन से रखा है मान। तो इस विधि में यही है, अपने मन से मान रखना है, लेकिन मान ऐसे प्राप्त होना चाहिए वापस कि वो किसी भिन्न या दशमलव में ना हो। वैसे भिन्न या दशमलव गलत नहीं है, लेकिन ग्राफीय विधि में क्या होता है कि जब भी हम दशमलव या भिन्न में लेते हैं तो चलो वो अगर संख्या बीच में आ जाए, जैसे 1/2 या 0.5, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन और भी कुछ अलग आ जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें ऐसा करना है कि ऐसे मान सोचने हैं ताकि ये मान जो है वो भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में नहीं आए। अब देखिए ये तो अपना समीकरण हो गया पहला। अब हम करेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से यही करना है जो यहाँ पे किया था, एक चर को यहाँ छोड़ना है, बाकी वालों का पक्षांतरण करना है। तो इसमें आ जाओ समीकरण नंबर 2 में, मैं यहाँ x को यहाँ छोड़ रहा हूँ, यहाँ बराबर लगा दिया। बराबर लगाने के बाद यहाँ सोचो कि पहले जो बराबर के आगे है उस नंबर को पहले ही लिख दो। ये मैंने 7 लिख दिया। अब देखो x के साथ में जो है वो नहीं लिखेंगे, x इधर है, इसके साथ वाले को पहले नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दो। जो बच गया उसको पूरा का पूरा उस तरफ ले जाएंगे, लेकिन चिन्ह हो जाएगा इसका चेंज। माइनस का है तो ये बनेगा प्लस का और पूरा का पूरा जाएगा। इस तरफ y था तो सिर्फ y गया, इसमें माइनस के 4y है तो पूरा का पूरा माइनस का 4y जाएगा, तो प्लस का 4y हो जाएगा। अब x के साथ में क्या है 5, अब ये 5 जाएगा बट्टा के नीचे। ये हो गया अपना, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये x ये बराबर वो 7 का 7 प्लस का प्लस 4 का 4 यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। 4 और y के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। यहाँ पे देखो y अकेला ही था तो कोई गुणा का चिन्ह आ नहीं सकता, तो बट्टा में कितना लिखा हुआ है 5, हमने केवल y को छोड़ दिया है। अब आपको इस y की जगह पे कोई मान ट्राई करना है, रखने पर लिख देता हूँ मैं पहले ही। अब आपको यहाँ कुछ न कुछ मान रखना है, तो मैंने बता दिया। सबसे पहले हम रखेंगे 0, 0 के बाद रखेंगे 1, 1 के बाद रखेंगे 2, 2 के बाद रखेंगे 3। जो सही लगेगा वो करेंगे। और यहाँ पे देखो हमने प्रश्न को 2 बार हल किया था, तो यहाँ भी प्रश्न को 2 बार हल करेंगे। अब आगे देखिए, तो सबसे पहले 0 रख के ट्राई कर दो। 0 रखा, अब देखो बट्टा के जो ऊपर है उसको सरल करो पहले। यहाँ पे जैसे ही मैंने 0 लिखा, यहाँ देखिए बट्टा के ऊपर जोड़ भी है और गुणा भी है, तो हमें ये तो पता ही है कि भाई जोड़ है गुणा है, तो हमें गुणा ही पहले करना है।
क्योंकि ये आप ध्यान रखें कि जब भी जोड़ बाकी गुणा भाग सब एक साथ आ जाए तो उसमें कोई नियम वगैरह सोचने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना सोचो कि आप जब छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या सिखाया कि सबसे पहले हमें जोड़ सिखाई। जोड़ ही पहले क्यों सिखाई, भाग क्यों नहीं सिखाया पहले? क्योंकि जोड़ सरल होती है और भाग थोड़ा कठिन होता है। यानी सरल चीज़ हमें पहले सिखाते हैं और कठिन चीज़ हमेशा बाद में सिखाते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम हमेशा कठिन को सरल करने के लिए रहते हैं। कठिन होता है उसे हम सरल करते हैं, ना कि हम सरल को कठिन करते हैं। तो यहाँ पे ये मान लो ये हमारे लिए प्रश्न कठिन है, इसको सरल बनाना है, यानी कठिन से सरल की तरफ जाना है। तो कठिन इसमें क्या है? जोड़ या गुणा के सर नहीं, गुणा है कठिन, क्योंकि सर ने हमें गुणा बाद में सिखाया था, इसलिए गुणा सरल नहीं कठिन है और जोड़ सरल है, इसलिए गुणा पहले करेंगे। चलो 0 रख के मैं गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 को किसी भी नंबर से गुणा करो 0 ही होगा, फिर 0 को 7 में जोड़ा तो 7 ही होगा, जोड़ने से तो फर्क पड़ने वाला नहीं। 7 में 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो मैं 0 को यहाँ गलत मान रहा हूँ। वैसे गलत नहीं है, मैंने बताया सब सही है, लेकिन फिर भी मैं गलत मानूंगा क्योंकि मुझे भिन्न में नहीं, मुझे पूर्णांक या पूर्ण संख्या में उत्तर चाहिए, इसलिए 0 छोड़ दो, 1 रखेंगे। 4 एकम 4 हो गया। 4 एकम 4 होने के बाद 7 में जोड़ा तो 11 हो गया, लेकिन 5 का भाग 11 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है, मैंने 2 रखा। 4 दुए 8 हो रहा है, 8 और 7 को जोड़ा तो 15 हो रहा है और 5 का भाग 15 में पूरा पूरा जा रहा है। वेरी गुड, ठीक है, एकदम सही है। चलिए 2, आपका उत्तर सही। आगे देखिए, ये मैंने 2 रखा, 2 रखने के बाद मैंने देखा यहाँ 15 हो रहा है। 4 दुए 8 और 7 15, 5 का भाग 15 में दिया, ये बच गया, ये हो गया 3। चलिए ये अपने x का मान लिख दिया 3, ठीक है। आगे देखिए एक और, 7 + 4 × 5 y बराबर। अब और ट्राई करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई आप प्लस में ट्राई करो, माइनस में भी ट्राई कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। अब 2 हो गया, 3 रखते हैं। 4 3 12, 12 और 7 19, 5 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 4 रख के देखते हैं, 4 चौक 16, 16 और 7 ये भी नहीं हो रहा है, 23। यहाँ पे 5 रख देते हैं, ये 27। 6 रखते हैं तो 31, 7 रखते हैं तो 35। तो ये गलत नहीं है, ये भी सही कर सकते हैं हम। और अगर आप चाहो कि नहीं सर मैं तो प्लस में इतना बड़ा मान लूँगा नहीं, मुझे छोटा मान लेना है, तो आप माइनस में ट्राई करो। अब जैसे माइनस में मैं ट्राई कर रहा हूँ तो माइनस का जैसे मैंने 1 लिख दिया, तो 4 का जैसे ही गुणा -1 से होगा, 4 एकम 4, तो माइनस का 4 बनेगा। 7 में से 4 चले जाएंगे तो 3 बचेगा और 5 का भाग 3 में नहीं जा रहा है। अगर मैं 2 रखता हूँ माइनस का तो 4 दुए 8 हो रहा है, 8 में 7 जाए तो पीछे 1 बच रहा है, इसका माइनस का 1 बचेगा, तो 5 का भाग -1 में भी नहीं जाता है। अगर मैं यहाँ माइनस का 3 रखता हूँ तो देखो, जैसे ही मैंने माइनस का 3 रखा, यहाँ गुणा किया तो माइनस के हो गए 12, ये प्लस का 7 चला जाएगा तो माइनस के 12 में से माइनस का 5 बचेगा और 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए मुझे माइनस का यहाँ सही लगा। बाकी वो जो आपने अभी गलत नहीं था। अगर हम यहाँ 7 रखेंगे, 7 चौक 28 और 7 35, 5 का भाग जा रहा है, लेकिन थोड़ा बड़ा मान था तो हम इस तरफ आ गए। ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और लोगे तो गलत नहीं होगा, सही होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने -3, ये हो गया माइनस के बन रहा है, ठीक है। -3 रखने पर ये सही लगा, इसीलिए मैंने रखा। मैंने बताया ना आपको, पहले ट्राई करना है, जो सही लगे वही रखना है, नहीं तो नहीं रखना है। तो इनको गुणा किया, 12 हो गए माइनस के, फिर 7 चला गया, माइनस का 5 हो गया, 5 में भाग दिया -5 में, तो माइनस का हो गया 1। ये अपना हो गया x का और मान। अब देखो, हमने दोनों समीकरणों को 2-2 बार मान अपने मन से रखे और हल कर दिया। हल करने के बाद क्या करना है, इसमें एक सारणी बनानी है, इसकी अपनी एक सारणी बनानी है। x और y, इसमें भी 2 मान, एक x और एक y, ठीक है। फिर x का मान ऊपर, y का मान नीचे, x का मान ऊपर, y का मान नीचे, 2 मान ही हमने किए हैं, ये 2 मान। तो देखिए अब इसमें यहाँ आ जाए x का मान और y का मान। अब कौन से x के मान और y के मान लिखना है, वो दोनों मान एक साथ लिखेंगे जो यहाँ पे एक साथ है। जैसे देखो, हमने सबसे पहले कहाँ सरल किया, ये कैसे किया, y की जगह 2 लिखा, इसीलिए यहाँ पे देखो x की जगह 3 आया। ये नहीं लेना है, ये ऊपर वाला देखो, यहाँ y की जगह मैंने 2 लिखा, इसलिए x की जगह पे 3 आया, तो ये दोनों मान यहाँ आएंगे। तो x का कितना आएगा 3, और यहीं पे देखो y का मान कितना आया 2, ये दोनों एक साथ रहेंगे। फिर मैंने देखो y की जगह 5 रखा तो x की जगह 2 आया, x की जगह 2 आया कब, जब y की जगह पे 5 लिखा। ये सारणी छोड़ दो, यहाँ पे यहाँ आ जाओ। यहाँ पे x के जो y के मान जो साथ साथ है वो लिखेंगे। y का मैंने
2 लिखा, इसीलिए x का 3 आया। अगर ऐसा हो गया आपने x y का मान चेंज कर दिया तो पूरा गलत है। आगे देखो, x का ये नहीं, y का लिखा -3, ये y का -3, इसीलिए x का -1। तो इसलिए ये इस प्रकार से हमने कर दिया है। ये सारणी का जो निर्माण हुआ है, ये सारणी क्या दर्शाती है? जैसे 9वीं क्लास में 8वीं क्लास में आपने थोड़ा बहुत निर्देशांकों के बारे में पढ़ा होगा। उस निर्देशांकों में ये होता है कि x और y 2 मान होते हैं, 2 अक्ष होते हैं, उन अक्षों के बीच में मान होते हैं। तो ये देखो x का मान है, ये y का मान है। x का जो मान वो हमें x अक्ष पर मिलेगा, y का मान है y अक्ष पर मिलेगा। और ग्राफ है, कॉपी में जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में देखिए भाई 3 तरह की लाइन होती है। एक जो सबसे ज़्यादा गहरी होती है, एक उन दोनों गहरी लाइनों के ठीक बीच में जो इतनी ज़्यादा गहरी भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा फीकी भी नहीं होती, वो होती है। और उनके बीच में एक बहुत ही पतली बहुत ही लाइन होती है जो हमें नज़दीक जाने से दिखाई देती है, लेकिन दूर जाते तो हम दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है जैसे अंदर रंग भरा हुआ है। ठीक है, तो हमें इन गहरी लाइनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। और क्या करना है, इन गहरी लाइन्स में, मैं वो बाकी वाली लाइन नहीं बना रहा हूँ, इन गहरी लाइन में क्या करना है, एक x और एक y 2 अक्षों का निर्माण करना है, जिसमें से ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष होती है और क्षैतिज रेखा x अक्ष होती है। तो हमें दोनों अक्षों का इस प्रकार से निर्माण करना है कि ये जो मान यहाँ पर लिखे हुए हैं, कम से कम ये मान तो इसमें होने ही चाहिए, और 1-2 अगर ज़्यादा आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, x में देखना है पहले कि x में हमें क्या चाहिए, 3 है, 2 है, 3 है, बस ज़्यादा मान नहीं है, माइनस में भी कमी है। y में है तो ज़्यादा मान 5 जा रहा है, फिर माइनस में भी 3 जा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम निर्माण कर रहे हैं। अब इन गहरी लाइन में, लाइन पर स्केल से खींचनी है, रेखा थोड़ी सी भी बाहर नहीं जानी चाहिए, पूरी इस गहरी लाइन पर होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी स्केल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखें ग्राफ पेज में जब भी बनाएं स्केल से बनाएं, थोड़ा सा भी तिरछा या इसमें ये ऊपर नीचे लाइन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये हो गया y अक्ष गहरी लाइन पे। ठीक है, अब ये अपना y अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे y और दूसरी तरफ y डैश, ऊपर की तरफ y है, नीचे की तरफ y डैश लिखेंगे। ये x अक्ष है अपना, एक तरफ x लिखेंगे दाईं तरफ और बाईं तरफ लिखेंगे x डैश। ये जो डैश लिखा हुआ है, यहाँ जो मान होंगे इस तरफ वो मान माइनस के लिखे जाएंगे, और जहाँ डैश लगा हुआ नहीं है वहाँ पे मान प्लस का लिखा जाएगा। चलो, तो ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जो काट रहे हैं, ये मूल बिंदु है। यहाँ पे x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। अब देखिए इस बिंदु से, मूल बिंदु से हम आगे बढ़ते हैं इस तरफ। जैसे ही पहली गहरी लाइन काटेगी वहाँ पे लिख दिया 1, ये 1 लिखा मैंने। फिर जैसे ही दूसरी गहरी लाइन काटेगी वहाँ पे 2, फिर गहरी लाइन काटेगी 3, फिर 4। जितनी आपको ज़रूरत है उतना लिख दो। तो x पे हमें ज़रूरत कितनी है, केवल 3 तक ही है, ज़्यादा है नहीं, दोनों में देख लिया। तो एक आध अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ गहरी लाइन काटेगी वहाँ मान। फिर मूल बिंदु यानी 0 से इस तरफ आएंगे तो माइनस का मान है। पहले जैसे ही काटा ये -1, आगे जाएंगे -2, फिर आगे जाएंगे -3। ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, x में -1 की है, 1-2 मैंने ज़्यादा लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब y पे आओ, y पे इस मूल बिंदु से ऊपर जाओगे और जैसे ही ये गहरी लाइन काटने के लिए आएगी वहाँ पे 1, फिर ऊपर जाएंगे तो 2, फिर ऊपर जाएंगे 3, फिर ऊपर जाएंगे 4, फिर ऊपर जाएंगे 5, फिर ऊपर जाएंगे 6। जितना आप लिख सकते हो जितना लिखेंगे। फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे नीचे यहाँ आया, यहाँ पे ये -1, यहाँ -2, यहाँ -3। अब लिखा नहीं जा रहा है, आ नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और 1-2 मान अगर ज़्यादा लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन सारणी में से x और y के ये जो 2 मान है, ये 2 मान, इन 2 मानों को पकड़ना है, यहाँ लाकर एक ही बिंदु अंकित करना है। ये 2 मान लेकिन बिंदु एक ही आएगा। तो पहले ये समीकरण नंबर 1 की जो सारणी है इसमें से लेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ये पहले ले लेते हैं। चलिए x का मान कितना 3, y का मान कितना 2। अब देखिए ये जो x के मान और y के मान है वो किस तरफ जा सकते हैं और किस तरफ नहीं जा सकते। ये देखो सब x के मान है,
ये x का मान जैसे मैंने यहाँ पकड़ लिया जैसे 3, तो ये 3 जो दिख रहा है वो इस तरफ नहीं जा सकता। क्यों? कि ये 3 इस तरफ जैसे ही जाएगा 4 कहेगा भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तू कहाँ जा रहा है। तो ये x के मान हमेशा बाएं और दाएं कभी जा नहीं सकते, क्योंकि उनके तरफ मान बैठे हैं। लेकिन x के मान ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर 3 ऊपर जाना चाहे तो ये जा सकता है, रोकने वाला कोई है ही नहीं। ये वापस 3 नीचे जा सकता है, रोकने वाला कोई नहीं। यानी x के मान ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो y के मान है, अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये 2 जैसे ऊपर जाएगा तो 3 कहेगा भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तू कहाँ जा रहा है। तो ये y के मान ये हमेशा दाएं और बाएं जा सकते हैं। ये y के मान दाएं बाएं जा सकते हैं, x के मान ऊपर और नीचे जा सकते हैं। इसी तरफ से इनको बढ़ाना है, जैसे ही मिले वह बिंदु अंकित करना है। x का मान 3, ये रहा x का मान 3, ये तो माइनस का 3 है, ये रहा x का 3, x अक्ष पे लिखा हुआ x का मान 3, y का 2, ये y का 2, ये मैंने y का 2 लिख दिया। अब ये x का मान जाएगा ऊपर, y का मान जाएगा दाएं, और जैसे ही गहरी लाइन, इन दोनों की गहरी लाइन एक दूसरे को काटेगी, वहाँ एक बिंदु अंकित करेंगे और बिंदु पर एक घेरा बनाएंगे। क्योंकि बिंदु इतना छोटा होता है कि कभी कभी वो हमारी नज़र से चूक भी सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस पर एक गोला लगा देंगे ताकि वो हमारा बिंदु है वो हमारे ध्यान में रहे। ठीक, वापस आगे देखेंगे, x का मान है 2, y का मान है 5। x का मान तो ये रहा 2, y का मान ये रहा 5। अब किस तरफ बढ़ाएं? अगर x का मान नीचे ले जाऊं तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये जाएगा हमेशा ऊपर, ये y दाईं तरफ जाएगा। और जैसे ही दोनों की लाइन मिली, वहाँ बिंदु लगाने के बाद घेरा लगा देंगे। अब देखो पहली सारणी जो है उसमें से ये 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गए, और क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं का स्केल से इन दोनों को मिला देना है। और मिलाने के बाद आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। मैंने हाथ से बनाया है तो थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन बिंदु लगभग सही आएंगे। ठीक है, ये अपनी रेखा हो गई। अब इसको छोड़ दो। रेखा बनने के बाद इस रेखा पर बाद में देखिए ये रेखा बन गई। अब समीकरण नंबर 2 ले लो और इसी तरह से बिंदु लगा के रेखा बनानी है। पहले देखो x और y का मान, ये समान मान आ रहा है जो इसमें आया, तो ये बिंदु यही वापस आएगा, देखने की जरूरत नहीं है। आगे x का -1 ये रहा, y का -3। अब देखो किस तरफ जाएंगे, तो x का मान जाएगा नीचे, y का मान जाएगा बाईं तरफ। और जैसे ही बाईं तरफ मान गया, ये हो गया, यहाँ पे भी घेरा बना देंगे। अब देखो इस दूसरे समीकरण का एक बिंदु ये रहा इसी पर, और एक ये रहा, जरूरी नहीं है उसी पर हो, लेकिन आगे आया तो फिर ठीक है, दोनों को मिला देते हैं स्केल से और बढ़ा देते हैं आगे। ये दोनों समीकरण, तो मैंने क्या देखा कि इसमें ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब वो कंडीशन बन रही है हल होंगे इसके। और कितने हल होंगे? एक बार। अब देखिए जैसे ही उसने काटा, और ये ध्यान रखें आप, केवल जब एक बार रेखाएं एक दूसरे को काटेगी उसमें हल एक होगा, और वही हल हमें करना है। ज़्यादा होंगे तो भी नहीं करने हैं, और अगर मूल संभव नहीं है, नहीं हो रहे हैं तो भी नहीं करने हैं। तो इसमें हल हो रहा है जहाँ काटा। अब वापस आपको उसी प्रश्न में जाना है जहाँ सारणी तक आपने प्रश्न को छोड़ा था, प्रश्न में वापस जाना है। और क्या लिखना है प्रश्न में? ग्राफ से, यानी हम उत्तर कहाँ से प्राप्त हुआ? ग्राफ से प्राप्त हुआ। और ग्राफ में कहाँ प्राप्त हुआ? जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काट रही है उस बिंदु को सीधा सीधा x से मिलाना, x अक्ष से मिलाना है, और सीधा सीधा ही y अक्ष से मिलाना है। और जैसे ही आप मिलाओगे, x पर मिलेगा हमें x का मान और y पे मिलेगा y का मान। तो बताओ x का मान हमें कितना मिल गया? 3। y का मान कितना मिल गया? ये 2। ये अपने हो गए मान। ये हमने समीकरणों को हल कर दिया है ग्राफीय विधि से। और आपको एक बात बता दूं, ग्राफीय विधि से अगर आप हल करते हो तो ये हल केवल उसी वक्त करना है, उसी समय करना है जब आपको ग्राफीय विधि पूछी जाए। अगर ग्राफीय विधि प्रश्न में पूछी नहीं गई है तो फिर हम वहाँ ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफीय विधि में ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा प्रश्न भी बड़ा बनता है और समय फालतू में खर्च होता है। लेकिन जब भी आपको ग्राफीय विधि पूछी जाए तो वहाँ पे ग्राफीय विधि ही करनी है। लेकिन इतना हो जाए कि समीकरण देकर ये कहा कि इन समीकरणों को हल करो, तो आपको वहाँ ग्राफीय विधि का प्रयोग नहीं करना है। वहाँ आपको प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन, आप किसी विधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन इस विधि का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये विधि अगर पूछी जाए तो आपको इस विधि का प्रयोग ज़रूर करना है। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो पूरा हुआ।
और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे असमीकाओं के बारे में। तो हमारे अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। और जो भी भाई बंधु इस हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे आज वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।